बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो फैमिली विद वीज़ा स्टंपिंग के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो कुछ लेटेस्ट अपडेट है फैमिली वीज़ा अप्लाई को लेकर के सऊदी अरबिया में जो बार बार रिजेक्शन हो जा रहा है, उससे क्या कुछ उसका सॉल्यूशन है उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद में इंडिया में स्टंपिंग को लेकर के दिल्ली मिशन, मुंबई मिशन में वीज़ा स्टंपिंग के क्या हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सऊदी अरबिया में ये वाला वीज़ा कितने दिन तक एक्सटेंड आप कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि आजकल जो वीज़ा स्टंप हो रहा है इंडिया में वो 90 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा स्टंप हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, लोगों के मैसेजेस बार बार आते हैं कि 1 ईयर मल्टीपल एंट्री का फैमिली वीज़ा कब स्टार्ट होगा, या स्टार्ट हुआ है या नहीं है, या कुछ लोग तो सीधा बोल देते हैं कि हमारा 1 ईयर मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़ा अप्लाई करो। भाई आपने क्यों 3 महीने का अप्लाई कर दिया? तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल एंट्री के वीज़े बंद है इंडिया के लिए। अभी इंडिया का ओनली सिंगल एंट्री 90 डेज़ का वीज़ा ही अप्लाई हो रहा है। तो क्या कुछ क्राइटेरिया है वीज़ा अप्लाई को लेकर के, चैम्बर को लेकर के, इंडिया में जो डॉक्यूमेंटेशन है वीएफएस सेंटर में उसको लेकर के, ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो और वीज़ा 100% स्टंप हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके मन में किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो आइए प्रोसेस को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सऊदी अरबिया में अपने फैमिली को बुलाना है और बुला करके 3-3 महीने के बाद एक्सटेंड करके अफसर से 9 महीने तक फैमिली को रखना है, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा के अलावा टूरिस्ट वीज़ा, उम्रा वीज़ा ये आपके लिए सही नहीं होगा अगर आपको अपने फैमिली को ज़्यादा दिन के लिए सऊदी अरबिया में रखना है। तो अगर किसी को अपने फैमिली को 80 दिन 85 दिन के अंदर अंदर रख करके अगर रिटर्न भेजना है तो आप फैमिली वीज़ा की तरफ मत जाओ, उम्रा वीज़ा आप ले लो। आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएगा, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उम्रा वीज़े में कुछ मुश्किलात आए थे बीच में, जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से रिस्टार्ट हो गए हैं, उम्रा वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। अगर किसी को उम्रा वीज़ा की रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने फैमिली के लिए उम्रा वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हैं। उम्रा वीज़ा हम सिर्फ फैमिली मेम्बर का ही देते हैं, और इंडिविजुअल मेल कैंडिडेट प्लीज़ उम्रा वीज़ा के लिए कांटेक्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर के लिए ही हमारे पास उम्रा वीज़ा होता है। बाकी अब चलिए बात कर लेते हैं फैमिली वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको अपने फैमिली को बुलाना है तो आपका इकामा कम से कम 2 महीना वैलिड होना ज़रूरी है, और आपके इकामे पे किसी भी तरीके की फ़ाइन ना हो। अगर किसी भी तरीके की फ़ाइन है तो चैम्बर रिजेक्ट होने के चांसेस का एक सबब ये भी होता है। अगर आपके इकामे पे किसी तरीके का फ़ाइन है तो होता है कि चैम्बर का रिजेक्शन होने का चांस होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके इकामे में वैलिडिटी कम है तो इसकी वजह से भी चैम्बर का रिजेक्शन होने का चांस होता है। तीसरी चीज़, मान लेता हूँ अगर आप सऊदी में रियाज़ में रहते हो और आप किसी कंपनी या मुअस्ससे में काम करते हो, उसका जो सीआर है, सिज्जिल तिजारी, वो जिद्दा से रजिस्टर्ड है, तो आपको क्या करना होगा कि जहाँ से आपका मुअस्ससा या कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस गुरफ़ा तिजारिया से, जहाँ के एड्रेस से, वहाँ का उन्वान वतनी आप बनाओ, और वहीं के उन्वान वतनी का जो लोकल गुरफ़ा तिजारिया है वहीं से गुरफ़ा तिजारिया करवाइए, और इंशाअल्लाह इस तरीके से आपका रिजेक्शन का चांस कम रहेगा। क्योंकि बहुत सारे असबाब अभी जो बार बार लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आई है कि इसकी वजह से भी फैमिली वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फीडबैक है, कुछ लोग मूफा के ऑफ़िस में जाकर के विज़िट किए तो उन लोगों को ऐसी जानकारी दी गई है कि ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो आप बेहतर है कि जब आप अपने फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई करवाएं तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखें। क्या चीज़? आपका इकामा कम से कम 2 मंथ वैलिड हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके का फ़ाइन ना हो, और आपका उन्वान वतनी आपकी कंपनी या मुअस्ससा जहाँ से रजिस्टर हो वहीं के एड्रेस का होना ज़रूरी है, और वहीं से आप अपने चैम्बर कराएं अपने फैमिली वीज़ा का अप्रूवल के लिए। तो ये रही बात सऊदी अरबिया के हवाले से। चैम्बर होने के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वीज़ा इशू हो जाएगा, रकमुल मुस्तनद, उसके बाद में इंडिया का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम नहीं है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन या एमईए से अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक कराना होता है।
जिससे आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नाम है तो ये कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारे लोगों की फैमिली वीएफएस सेंटर से वापस हो जा रही है क्योंकि हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम नहीं है। हालाँकि पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल ऐसा होता था कि अगर बीबी के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम होता था, लेकिन हस्बैंड के पासपोर्ट पे बीबी का नाम नहीं होता था, तब भी वीज़ा लग जाता था, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट के हवाले से है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। क्यों पहले देखना पड़ेगा? क्योंकि वीज़ा की वैलिडिटी 1 महीने की मिलती है ओनली। 1 महीने के अंदर-अंदर आपको इंडिया में स्टैम्प करा लेना है। अब वीएफएस सेंटर में कम से कम आपको 15 से 20 दिन पहले जाना है, यानी 10 दिन कम से कम वैलिडिटी बाकी रहे, तब आपको वीएफएस सेंटर विज़िट कर लेना है, या उससे पहले विज़िट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। क्योंकि जब 10 दिन से कम वैलिडिटी जब बाकी रहती है तो वीएफएस सेंटर वाले भी ड्रामा करते हैं, बोलते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो नियर अबाउट एक्सपायर होने के कगार पे है। अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हो सकता हो कि एम्बेसी तक जाते-जाते ये एक्सपायर हो जाए और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो ये सारे ड्रामे वहाँ भी हैं। तो डॉक्यूमेंट आप अपना पूरा क्लियर करें, यानी आप अपना अपना पासपोर्ट, अपने बीबी का पासपोर्ट, बच्चों का पासपोर्ट या जिसको भी आप बुला रहे हो, वो सारे रिलेशनशिप प्रूफ या इंडिया में कौन से और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या कुछ नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले सारा चीज़ ओके कर लें। उसके बाद में वीज़ा अप्लाई करें, फिर चैम्बर कराएँ, फिर जब उसके बाद में डॉक्यूमेंट वीज़ा आ जाए तब उसके बाद इंडिया में स्टैंपिंग कराएँ। अभी क्या हो रहा है कि निकाहनामा का जो अटेस्टेशन का प्रोसेस है वो भी ज़्यादा लेंदी हो गया। पहले 7 से 8 दिन में आ जाता था, अभी 10 से 15 दिन, 20 दिन भी लग जा रहा है। सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन होकर के लेट आ रहा है, बहुत डिले हो रहा है। तो पहला चीज़ ये है कि अगर हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम नहीं है, आपके पास निकाहनामा है, तो आप सबसे पहले अपना निकाहनामा अटेस्टेशन करा करके प्रिपेयर करके रख लें, ताकि जैसे ही अप्रूवल मिले आपका सऊदी अरब में, आपका इंडिया वाला डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो और आसानी से आप जा करके स्टैंपिंग करा लें, किसी भी तरीके का कोई बाधा ना पड़े। हाँ, अगर आपके पास में गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट है तब तो कोई बात नहीं है। आपका अपोस्टाइल 3 से 5 दिन के अंदर-अंदर हम करा करके दे देंगे, बिल्कुल फ़ास्ट होगा, कोई भी उसमें डिले नहीं होगा। लेकिन निकाहनामा का अटेस्टेशन क्योंकि एम्बेसी से होता है, ये थोड़ा लेंदी होता है, कभी-कभी उसमें टाइम लग जाता है। तो वीज़ा अप्लाई कराना और इंडिया में वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना, अगर आपका निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट, अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये सारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अवेलेबल है। और वीज़ा अप्लाई करने में जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आप अरबिक वर्जन में अप्लाई करें। कभी भी ट्रांसलेट करके पेज को वीज़ा अप्लाई नहीं कीजिए, अरबिक वर्जन में अप्लाई कीजिए। और जो सारी चीज़ें मैं आपको बोला हूँ कि इकामा और आपका जो उन्वान वतनी का एड्रेस है वो, और आपके इकामे पे किसी भी तरीके का फ़ाइन ना हो वो, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रख करके उसके बाद में फैमिली वीज़ा अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह आपका सारा काम बिल्कुल सही टाइम पे होगा और वीज़ा इंशाल्लाह लग करके आ भी जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंडिया में कितना खर्चा आएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमने मुंबई मिशन से अप्लाई कर दिया है, तो क्या लखनऊ से या कोलकाता से या दिल्ली से या पटना से इसका स्टैंपिंग का प्रोसेस हो जाएगा या नहीं होगा, या हमें मुंबई ही जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपने मुंबई मिशन से वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो ये लखनऊ से, दिल्ली से और कोलकाता से लॉन्च सर्विस के थ्रू वीज़ा का प्रोसेस हो जाएगा। और अगर स्टैंपिंग के खर्च की बात करें तो लॉन्च सर्विस में अगर आप प्रोसेस करवाओगे तो तकरीबन 18,500 रुपीज़ के लमसम लग जाता है वीएफएस सेंटर में, जिसकी वो लोग स्लिप देते हैं। जितना भी पैसा लगेगा उसकी वो लोग स्लिप देंगे। और अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से करवाते हैं तो तकरीबन 14,500 से 15,000 के बीच लगता है वीएफएस सेंटर में। वीज़ा 3 महीने का सिंगल एंट्री आता है, ये वाला वीज़ा बढ़ जाएगा, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा बंद है। तो ये सारी अपडेट थी फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक का जो प्रोसेस है, लेटेस्ट अपडेट के थ्रू जो नया रूल नियम है उसको मैंने कवर किया। अगर आकर कोई भी टॉपिक छूट रही है या किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।